हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। संविधान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था संविधान के बारे में, यानी कि पिछली क्लास में जो हम पढ़े थे वो में पढ़े थे कि भारत का विभाजन हो चुका था। यानी कि हमने बात की थी कि विभाजन से पहले सदस्यों की संख्या कितनी थी, विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या कितनी थी, और टोटल मिला के जो विभाजन के बाद यानी कि संविधान सभा में शामिल होने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये सब हमने वहां पे पढ़ा था। यानी कि फिर से समझ लेते हैं। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उसमें क्या था, भारत अलग पार्ट हो गया और पाकिस्तान एक अलग पार्ट हो गया। यानी पाकिस्तान जो था वो 14-15 अगस्त को स्वतंत्र हो गया था और भारत जो था वो 15 अगस्त 1947 को पूरी तरह से क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। भारत ने क्या करा, कुछ दिनों के बाद अपने संविधान का निर्माण कर लिया, यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन उसको संविधान बनाने में लग गए। और पाकिस्तान जब स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 14-15 अगस्त 1947 को, तो पाकिस्तान का जो संविधान था वो बनके तैयार हुआ 23 मार्च 1956 में। ये पाकिस्तान का संविधान बनके तैयार हुआ। भारत का जो संविधान बनके तैयार हो गया था वो हो गया था 26 नवंबर 1949 में। और हमने पढ़ा था कि जब विभाजन था उससे पहले सदस्यों की संख्या थी वो 389 थी। अब विभाजन के बाद इसमें से 90 सदस्यों को कम कर दिया गया, यानी कि सदस्यों की जो संख्या होगी वो 299 हो चुकी थी। तो एक जो विभाजन के बाद यहाँ पे जो सदस्य आए थे वो 229 आपके राज्यों से थे, 70 जो थे देशी रियासतों से थे। अब भारत तो पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया था, तो बताया गया था कि भाई जो भी देशी रियासतें हैं उनको कहा गया, तो टोटल मिला के 565 जो थी देशी रियासतें थी, जिसमें कहा गया कि या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या आप भारत में शामिल हो जाओ, या आप स्वतंत्र हो। तो इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि भारत में कितनी देशी रियासतें शामिल हो रही हैं और भारत से पाकिस्तान में कितनी देशी रियासतें जा रही हैं, कितनी देशी रियासतें थी जो स्वतंत्र थी। तो 562 देशी रियासतों ने क्या करा, भारत में शामिल हो गई, जिसमें 3 बची थी आपकी, हैदराबाद बची थी, जूनागढ़ बची थी और आपकी बची थी जम्मू कश्मीर। तो हम डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे हमने रियासतों को शामिल करा, किसने इसमें सहयोग करा रियासतों को शामिल करने में, यानी किस व्यक्ति ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अब हम आज से स्टार्ट करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1947 से हम स्टार्ट कर देंगे। देखेंगे भारत का विभाजन जो था वो किस टाइप से किया गया था। ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की अगर हम बात करते हैं यानी कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था और भारत का जो संविधान बनके तैयार हुआ था, अभी मैंने आपको बताया था 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान बनके तैयार हो गया था। लेकिन इस संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950, यानी कि भारत जो था वो 26 जनवरी 1950 से पूरी तरह से रिपब्लिक हो गया था, यानी कि भारत पूरी तरह से गणतंत्र हो गया। तो भारत 26 जनवरी 1950 से क्या था, पूरी तरह से क्या हो गया था, गणतंत्र हो गया था। जिसमें एक योजना स्टार्ट की गई थी आजादी से पहले, जिसको हमने कहा था लॉर्ड माउंटबेटन योजना। यानी कि माउंटबेटन योजना की अगर पूछे जाए कब शुरुआत की गई, तो 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने विभाजन की योजना देश पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को मुस्लिम लीग व कांग्रेस ने स्वीकार किया, यानी कि इस योजना को मुस्लिम लीग व कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया था। और 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और इसको शाही स्वीकृति जो प्रदान की गई थी वो 18 जुलाई को प्रदान की गई थी। तो आप इस डेट को इंपॉर्टेंट यानी कि याद करें। लेकिन 5 जुलाई और 18 जुलाई यानी कि 13 दिन स्वीकृति मिलने में लग गए हमको ओवरऑल। तो समझते हैं माउंटबेटन योजना क्या थी। अगर एक प्रश्न बनता है हमारा कि माउंटबेटन योजना क्या थी, तो माउंटबेटन योजना
देश के विभाजन का आधार थी। यानी कि माउंटबेटन योजना का जो आधार था वो क्या था, देश का विभाजन था। यानी कि देश का विभाजन कर रही थी माउंटबेटन की योजना। तो हम समझ लेते हैं कि माउंटबेटन की योजना आखिर है क्या। माउंटबेटन योजना, अभी हमने देखा था कि इसका जो आया था 3 जून 1947 को स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय की अगर बात करेंगे, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर की बात करेंगे तो लॉर्ड माउंटबेटन, और अंतिम वायसराय की अगर हम बात करेंगे, अंतिम वायसराय भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। और आपके स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर की अगर हम बात करेंगे तो वो आपके राजगोपालाचारी थे। यानी कि इस माउंटबेटन योजना जो है वो 3 जून 1947 को आई थी। और माउंटबेटन जो हमारे थे वो आपके अंतिम वायसराय थे। वायसराय का जो पद था वो हमने लिया था 1858 के अधिनियम से, जिसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो 1858 के अधिनियम से हमने वायसराय का पद लिया था। तो वायसराय बनने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड कैनिंग थे। और लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति भी हुई थी। तो भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। तो 1858 के जो अधिनियम था उससे जो था आपका क्या था, गवर्नर जनरल का पद बनाकर क्या कर दिया गया, भारत का वायसराय कर दिया गया। तो स्वतंत्र भारत के अगर पहले गवर्नर जनरल भारतीय की बात करेंगे तो वो राजगोपालाचारी थे। और स्वतंत्र भारत के अगर पहले गवर्नर की बात करेंगे तो वो आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो माउंटेन योजना का जो आधार था वो आधार आपका देश का विभाजन था। यानी कि इसका जो आधार था वो क्या था, देश का विभाजन। देश का विभाजन मतलब 2 भागों में बांटना, यानी कि भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान का विश्लेषण कर लेते हैं तो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया भी था, जब पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया था तो गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया था, और जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वो बनाया गया था लियाकत अली को। जब हमारी अंतरिम सरकार की गठन किया गया था तो लियाकत अली वहां पे भी अंतरिम सरकार में मुख्य भूमिका निभा रहे थे वित्त मंत्री की। अगर हम बात करते हैं भारत, तो भारत में अगर हम बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो देश का विभाजन का मुख्य आधार था इसका, यानी कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है वही था। और इसमें क्या गया, प्रांतों को उत्तराधिकारी राज्य घोषित कर दिया गया था और कहा गया था कि उनको चुनने का अधिकार दिया गया था। यानी कि जितने भी प्रांत थे उनको यह चुनने का अधिकार दिया गया था कि उनको संविधान सभा में शामिल होना है या नहीं होना है, ये डिसाइड उनके ऊपर खुद छोड़ दिया गया था। यानी कि जितने भी आपके राज्य थे, यानी कि जितने भी प्रांत थे, उनको ये अधिकार दिया गया था चुनने का कि उनको संविधान सभा में शामिल होना है या संविधान सभा में शामिल होना नहीं है। ये उनका उद्देश्य रख दिया गया था, यानी कह दिया गया था कि आपके ऊपर निर्भर कर रहा है कि आपको संविधान सभा में शामिल होना है या नहीं शामिल होना। बट माउंटबेटन योजना जो थी आपकी, वो पूरी तरह से देश के विभाजन के ऊपर थी, यानी कि देश का विभाजन कर रही थी, यानी पाकिस्तान और भारत जो था उसका विभाजन कर रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। और प्रधानमंत्री लियाकत अली, जो हमारे अंतरिम सरकार में, जब हमारी अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो उस समय वो आपके वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत थे। और जब स्वतंत्र भारत की गवर्नर को नियुक्त किया गया था तो वहां पे जो आपके वित्त मंत्री थे वो आर.के. शरमुख्तम चेट्टी को नियुक्त किया गया था। अगर हम बात करते हैं तो माउंटबेटन जो आपके स्वतंत्र भारत के पहले थे गवर्नर, तो 1947 और 48 में नियुक्त किया गया था। उसके बाद आपके भारतीय गवर्नर राजगोपालाचारी को नियुक्त कर दिया गया था। तो माउंटबेटन योजना का जो मुख्य आधार था वो आपका क्या था, देश का विभाजन। पहला पॉइंट है इसमें कि वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया था, यानी कि 1947 के अधिनियम के द्वारा वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया था। मैंने अभी आपको बताया
कि भारत के में जो वायसराय का पद आया था वो आपके 1858 के अधिनियम के द्वारा आया था, और भारत के पहले वायसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग का जो शासन पीरियड है वो आपका है 1856 से लेके 1862, यानी कि 1856 से लेके 1862 तक यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग रहे थे। लॉर्ड कैनिंग के समय में आपके 1857 की क्रांति भी हुई थी। 1857 की क्रांति के समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। अगर हम बात करते हैं आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता भी किसके समय में लागू करी गई थी, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में लागू करी गई थी। भारतीय दंड संहिता जिसको हम बोलते हैं आईपीसी, इंडियन पैनल कोड के रूप में जानते हैं, जिसको हम 1860 में आई थी, लागू 1861 से की गई थी। तो भारतीय दंड संहिता जो है वो भी आपके लॉर्ड कैनिंग के समय में आई थी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, और अंतिम वायसराय के रूप में अगर देखा गया है तो लॉर्ड माउंटबेटन की बात हम करते हैं। उसके कहा गया उसके स्थान पर 2 डोमिनियन राज्यों यानी गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। अब जो गवर्नर जनरल बनना था वो आपका भारत का, यानी कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो बना गए थे वो आपके राजगोपालाचार्य थे, और पहले लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद बोला गया कि भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो भारत सचिव 1858 के अधिनियम यानी कि 1858 के अधिनियम के द्वारा भी भारत सचिव के पद का गठन किया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया था 1947 में। उसको पूरी तरह से 1947 में समाप्त कर दिया गया था। तो जो भारत सचिव के पद का गठन हुआ था 1858 में, तो 1858 के हम अधिनियम को कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। अगर हम मैग्ना कार्टा की बात करेंगे कि मैग्ना कार्टा क्या होता है, तो मैग्ना कार्टा आपका होता है रानी का घोषणा पत्र। तो भारतीय संविधान में भाग नंबर 3 को आपका संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच की रिपोर्ट आई थी 1854 में, उसको भी मैग्ना कार्टा का नाम दिया गया था। तो मैग्ना कार्टा जो होता है वो आपका रानी का घोषणा पत्र होता है, यानी कि लेटर ऑफ डिक्लेरेशन, लेटर ऑफ क्यून, यानी कि रानी का घोषणा पत्र होता था हमारा मैग्ना कार्टा। तो भारत सचिव का पद जो था वो आपका समाप्त कर दिया गया था। अगर हम बात करेंगे कि भारत सचिव जो थे वो एक तो ब्रिटिश राज में भारत सचिव थे। अगर हम बात करेंगे कि अंतिम भारत सचिव कौन थे, अंतिम भारत सचिव तो सर पैथिक लॉरेंस, यानी कि अगर हम अंतिम भारत सचिव की बात करेंगे तो पैथिक लॉरेंस थे। लेकिन हम पूछते हैं कि ब्रिटिश भारतीय राज्य में अंतिम भारत सचिव की बात करेंगे तो विलियम हरे, यानी कि विलियम हरे ब्रिटिश भारत में अंतिम भारत सचिव, या हम कह सकते हैं यहां पे राज्य सचिव की बात करेंगे तो विलियम हरे को बनाया गया। अगर हम बात कर लेते हैं कि राज सचिव के पद का सृजन कब हुआ था, तो 1858 के अधिनियम में हुआ था। और इस समय जो पहले बनाए गए थे आपके, यानी कि अगर हम पहले की बात करेंगे, फर्स्ट की बात करेंगे तो लॉर्ड स्टैनली। तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंटों को देखा है, यानी कि वायसराय के पद का समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर 2 डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद, यानी कि भारत और पाकिस्तान में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। भारत सचिव के पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था, इसमें आपको हमने डिटेल पढ़ा दिया है। फिर उसके बाद बोला गया है कि इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट, भारत के सम्राट का पद भी पूरी तरह से क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया था। यानी कि भारत का सम्राट जो था उसका पद भी पूरी तरह से अब समाप्त कर दिया गया था। अब भारत में 2 पद बना दिए गए थे, एक प्रधानमंत्री का और एक आपके गवर्नर का। इनकी 2 पद बना दिए। तो भारत में जो गवर्नर बनने वाले पहले व्यक्ति चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे और आपके प्रधानमंत्री बनने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
हमारा चौथा स्टेटमेंट है कि रियासतों पर ब्रिटिश क्राउन का अधिकार समाप्त हो गया, यानी कि जो भी हमारा ब्रिटिश क्राउन था, यानी कि जो भी हमारा ब्रिटिश यानी कि राजा था, उसका अधिकार समाप्त हो गया और वे भारतीय यानी कि देसी रियासतों को अधिकार दिए गए कि वे भारत में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या आपकी स्वतंत्र हैं। तो हम समझते हैं देसी रियासतों की बात। अगर हम बात करते हैं कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो देसी रियासतों की जो संख्या थी वो आपकी 70 बची थी, लेकिन 70 थी, लेकिन विभाजन से पहले जो हमारी देसी रियासतें थी वो थी 93, यानी कि विभाजन से पहले देसी रियासतों की संख्या थी 93 और विभाजन के बाद देसी रियासतों की संख्या जो थी वो आपकी 70 हो गई। यानी कि अगर हम बात करेंगे कितनी कम हो गई, तो आपकी 23 जो देसी रियासतें थी वो कम हो गई। जैसे हैदराबाद का कोई भी सदस्य शामिल इसमें नहीं था, यानी कि हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसका कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं था। और मैसूर एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके सबसे ज्यादा सदस्य शामिल थे संविधान सभा में, यानी कि टोटल मिला के सदस्यों की जो संख्या थी वो आपके 7 सदस्य इसमें शामिल थे। तो देसी रियासतें जो थी स्वतंत्रता से पहले 93 थी, अब जाके आपकी 70 हो गई, यानी कि 23 देसी रियासतें जो थी वो आपकी कम हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं कि देसी रियासतों ने आखिर क्या फैसला लिया कि भारत में शामिल हो गई या पाकिस्तान में शामिल हो गई या शामिल हो गई आपके स्वतंत्र हो गई। तो बात करते हैं तो देसी रियासतों के एकीकरण, अगर हम देसी रियासतों के एकीकरण की बात करेंगे तो हमको नाम मिलेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनके साथ में एक व्यक्ति थे जिनको कहते थे बीपी मेनन। यानी कि देसी रियासतों के एकीकरण के अगर सिद्धांत को किसी ने प्रस्तुत किया तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और प्लस इनके साथ में एक व्यक्ति थे जिनको हम कहते हैं बीपी मेनन। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम पहले वल्लभ भाई पटेल था। बारदोली की महिलाओं के द्वारा इनको उपाधि दी गई सरदार की, यानी कि जो बारदोली आंदोलन जो हुआ था, बारदोली आंदोलन जो था वो आपका 1928 में हुआ था। और बारदोली जो आपका स्थान है वो आपके गुजरात में। क्या था, जो अनाज में जो कर की जो दर थी वो आपकी कर की दर जो थी वो 6.03% थी, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने उसको बढ़ाकर 22% कर दिया था। तो बारदोली के लोग गांधी जी के पास आए थे, लेकिन गांधी जी उस वक्त बिजी थे, तो उन्होंने अपने एक व्यक्ति यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि वल्लभ भाई पटेल को वहां पर जाने के लिए बता दिया कि वहां पर तुमको जाना है। तो बारदोली के लोग जो थे वो कर से दुखी हो रहे थे, यानी कि कर जो था 6% था और कर को बढ़ाकर कर दिया ब्रिटिश सरकार ने 12। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां पर गए तो उनको पता चलता था कि आज अगर इस व्यक्ति से कर की वसूली होगी तो उसको बाहर भेज देते थे। नहीं, कर दो ही तरह से हम वसूल सकते थे, या तो सिग्नेचर करके या अंगूठा लगा के। बट क्या था कि जब उनको पता चलता था कि आज इस व्यक्ति का नाम है तो वो कर की वसूली से पहले ही उसको गांव से बाहर भेज देते थे या ऐसी जगह पर छुपा देते थे कि ब्रिटिश हुकूमत उसको ढूंढ ना पाती थी। तो ऐसे जाके बहुत परेशान हो गए अंग्रेज। और जब अंग्रेज परेशान हो गए तो फिर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने फिर मत्था टेक लिया और कहा सरदार पटेल से कि ऐसा करो कि जो कर हम ले रहे थे भाई हमको दिलवा दो, बाकी जो भी हमारा टैक्सेस है उसको हम क्या करेंगे पूरी तरह से क्या करते हैं वही रखेंगे, 6% 22% नहीं करेंगे। तो वहां की महिलाएं पूरी तरह से खुश हो गई और वल्लभ भाई पटेल को उपाधि दे दी यहाँ पर सरदार की। तो तब से हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से इनको जानते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि इनकी याद में हम भारतीय राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं 31 अक्टूबर को। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है हमारी गुजरात में बनी है, नर्मदा नदी के किनारे। मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं नर्मदा नदी को, जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अब मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आपके सेलिब्रेशन करती है वहां, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं बारदोली की तो ये हो गया हमारा। उसके बाद में एकीकृत में क्या था, यानी कि रियासतों को 3 ऑर्डर दिए गए थे, या तो भारत में शामिल हो सकती हैं या पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं वो, या उनको स्वतंत्र रहने का पूरी तरह से क्या था अधिकार था, यानी कि वो पूरी तरह से स्वतंत्र भी रह सकती थी
ओके, तो क्या था, टोटल जो रियासतें थी, बहुत सारी रियासतें थी, तो उन्होंने जो कुल जो रियासतें थी वो 565 जो रियासतें थी टोटल, तो उसमें से क्या था, 562 जो थी उन्होंने निर्णय लिया कि हमको कहां शामिल होना है, भारत में शामिल होना है, छोटी छोटी सभी रियासतों को। तो 562 जो रियासतें थी टोटल, यानी कि पाकिस्तान और भारत यानी कि स्वतंत्र रहने की 3 कंडीशन जो थी, तो 562 जो थी वो आपकी भारत में शामिल हो गई। अब क्या था, जो पाकिस्तान में देशी रियासतें थी वो हो गई थी आपकी शामिल, यानी कुछ रियासतें पाकिस्तान में चली गई। लेकिन यहां से जो 3 रियासतें जो हमारी बची थी, यानी कि हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और आपका बचे थी जूनागढ़। जूनागढ़ आपके गुजरात में है। तो इन 3 देशी रियासतों को बाद में शामिल किया गया भारत में। तो एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो, तो ऑपरेशन पोलो जो चलाया गया था वो पुलिस कार्रवाई, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कि पुलिस कार्रवाई जो है उसके द्वारा किसको शामिल किया गया, किस देशी रियासत को, तो हैदराबाद को। लेकिन आपको यह भी याद रखना कि हैदराबाद जो ऑपरेशन पोलो था वो हैदराबाद में चलाया गया था पुलिस कार्रवाई के द्वारा, तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को शामिल किया गया। ठीक है, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से शामिल किया गया। अगर हम बात करेंगे जूनागढ़, यानी कि जूनागढ़ आपका कहां पर है, गुजरात में है, तो जूनागढ़ को शामिल किया गया था आपके जनमत संग्रह के द्वारा, यानी कि जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को शामिल किया गया। ये प्रश्न बन सकता है कि ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित हो, तो आपके हैदराबाद से संबंधित है। हैदराबाद की अगर हम बात करेंगे तो हैदराबाद की जो स्थापना की है वो आपके चिनकिलिश खान ने की है। तो चिनकिलिश खान ने आपके हैदराबाद की स्थापना की है, और हैदराबाद आपके मूसी नदी के किनारे है। तो आपको जो 562 थी वो भारत में शामिल हो गई। इस छोटी बड़ी सभी रियासतें थी ओवरऑल, ये जो हमारी 70 रियासतें थी आपकी बड़ी रियासतें थी, तो टोटल भारत में शामिल हो गई। हैदराबाद भी बाद में शामिल हो गया, जम्मू कश्मीर भी शामिल हो गया भारत में, और जूनागढ़ जो आपका कहां पर है, आपके गुजरात में, तो ये भी आपका जो शामिल हो गया। तो जनमत संग्रह के द्वारा हमने इसको शामिल कर दिया। तो ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात थी। इसका 5वां पॉइंट है कि इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। अगर हम बात करेंगे कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, यानी कि इनको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ओके, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने 2 महत्वपूर्ण कार्य किए थे। एक तो सती प्रथा को बंद कर दिए थे, सती प्रथा को बंद कर दिए थे 4 दिसंबर 1829 में भारतीय समाज सुधारक राजा राममोहन राय की सहायता से, यानी कि राजा राममोहन राय ने इनसे सहायता ली और सती प्रथा को पूरी तरह से क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, और उन्होंने ठगी प्रथा को भी पूरी तरह से क्या कर दिया, अंत कर दिया। तो ठगी प्रथा इन्होंने 1830 में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी। इसके लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया जिसको हम कहते हैं कर्नल सैलीमैन। अब क्या था कि जो भी राज्यों को, गवर्नर के राज्यों को संवैधानिक प्रमुख नियुक्त दिया गया था, यानी कि संविधान में भी गवर्नरों की चर्चा कर दी गई थी 1947 के अधिनियम के द्वारा। तो ठगी प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिए विलियम बेंटिक, और 2 महत्वपूर्ण कार्य किए, मैंने आपको बताया, सती प्रथा और ठगी प्रथा। तो ठगी प्रथा के लिए इन्होंने कर्नल सैलीमैन को यहाँ पे नियुक्त किया था। ओके, अगर हम बात करेंगे वायसराय, तो हम वायसराय आपको बता ही सकते हैं कि भारत के पहले वायसराय आपके लॉर्ड कैनिंग थे। ओके, तो संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया था। तो गवर्नर जनरल जो थे वो भी बना दिए गए थे आपके। तो पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक आपके। तो इन्होंने सती प्रथा की जो अंत किया था वो राजा राममोहन राय की सहायता से कर दिया गया था। राजा राममोहन राय को एक प्रेरणा कहां से आया कि सती प्रथा पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी जाए, तो ये जो आया था
वो ये आया था कि उनकी जो भाभी थी अलका मंजरी, उनको सती होना पड़ा। तो सती प्रथा की अगर हम बात करेंगे तो सती प्रथा का पहला साक्ष्य भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिला था। भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिला था। एरण आपका मध्य प्रदेश में है, तो यहां से सती होने का साक्ष्य हमको मिला था। तो 4 दिसंबर 1829 से पहले जो स्त्रियों की जो दशा थी वो बहुत ही दयनीय थी, यानी कि अगर उनके पति की मृत्यु आती थी तो उनकी चिता पे उनको जिंदा जला दिया जाता था। ये हमारी सती प्रथा थी। सती प्रथा का प्रथम जो साक्ष्य था वो हमें भानुगुप्त के एरण अभिलेख में प्राप्त हुआ है। तो एरण जो हमारा प्लेस है वो आपके मध्य प्रदेश में है। अगला हमारा पॉइंट आता है कि संविधान सभा की कार्रवाई, यानी कि संविधान सभा की क्या कार्रवाई होगी, यानी कार्रवाई में क्या करेंगे, हम बैठकों को करेंगे। हमारी हेडिंग भी है कि प्रथम बैठक। तो अगर हम प्रथम बैठक की बात करेंगे तो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। जब प्रथम बैठक हुई थी तो यहाँ पे अध्यक्ष नहीं, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो भारतीय संविधान की जब पहली बैठक हुई थी तो वहां पे एक अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए जिनको हम कहते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने क्या करा, बंगाल बिहार को अलग कर दिया बंगाल से, यानी कि बिहार बनाने में अगर सबसे महत्वपूर्ण किसी व्यक्ति का योगदान है तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का है। और इन्होंने बंगाल से इसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया था। 1910 से लेके 1920, यानी कि 1910 से लेके 1920 तक यह इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल के सदस्य भी रहे थे। और 1921 में भारतीय विधानसभा के उपाध्यक्ष भी बने। भारतीय विधानसभा के उपाध्यक्ष भी बने थे। तो 1910 से लेकर 1920 तक के आपके इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल के सदस्य रहे थे। 1921 में भारतीय विधानसभा के उपाध्यक्ष भी बने थे। और बिहार को इन्होंने बनाया था, यानी कि पश्चिम बंगाल से अलग करके इन्होंने बिहार का निर्माण किया था। अगर हम बात करते हैं कि दूसरी बैठक, तो दूसरी बैठक जो हुई थी हमारी 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। और इसमें अध्यक्ष बना दिए गए थे आपके स्थायी अध्यक्ष, यानी कि 2 दिनों के बाद एक बैठक हुई जिसको हमने दूसरी बैठक का नाम दिया। तो इसमें स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे। भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे थे। 1950 से लेके 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे और इनको 2 बार गौरव प्राप्त है भारत के राष्ट्रपति बनने का। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया जो भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। 1962 में इनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो उनका जन्म जो हुआ था आरा बिहार में हुआ था। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक में परमानेंट अध्यक्ष को बना दिया गया था जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुकें भी हैं। इंडिया डिवाइडेड दूसरी पुस्तक है बापू के कदमों में बापू, सत्याग्रह चंपारण, यानी कि इनकी जो समाधि स्थल जो बनाया गया है वो आपके सदाकत आश्रम में बनाया गया है।
तो सदाकत आश्रम जो है आपके बिहार में है। तो सदाकत आश्रम में इनका समाधि स्थल बनाया गया, यानी कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अब यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूरी तरह से बन गए थे। तो पहले अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा थे, वो भी आपके कहां से थे, वो भी आपके बिहार से थे। बात कर रहे हैं तीसरी बैठक की। तो तीसरी बैठक में जो तीसरी बैठक हुई थी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। अब यहाँ पे क्या था कि स्थायी अध्यक्ष को तो बना दिया गया था, तो अध्यक्ष की तो यहाँ पे जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा, एक उद्देश्य प्रस्ताव दे दिया। उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, लेकिन संविधान सभा की तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव जब रखा गया था उसमें, तो इसको पारित कर दिया गया था 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव को का इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया था, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव आया कब था संविधान सभा में, तो 13 दिसंबर 1946 को आया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे और इसको पारित कर दिए थे, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन कर दिए थे इसका 22 जनवरी 1947, यानी कि 1947 को पूरी तरह से क्या हो गया, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। तो पहली बैठक को हमने देखा तो 9 दिसंबर 1946 को हुई, इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को। दूसरी बैठक हमारी 2 दिन के बाद हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तो इसमें आपके स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और तीसरी बैठक की जो प्राथमिकता है वो ये है कि इस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव आया था, जिसको सर्वसम्मति के द्वारा 22 जनवरी 1947 में क्या कर दिया गया था, पारित कर दिया गया था। अब बात है कि 1931 को गांधी जी और इरविन समझौता संपन्न हुआ और इस समझौते में क्या था, लॉर्ड इरविन ने स्वीकार कर लिए, यानी गांधी जी की बातों को लॉर्ड इरविन ने स्वीकार कर लिया और लॉर्ड इरविन की बातों को गांधी जी ने पूरी तरह से क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया गया था। बात समझ लेते हैं कि गांधी इरविन समझौता हुआ कब था। गांधी इरविन समझौता तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो हुआ था हमारा 5 मार्च 1931 में हुआ था, यानी कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसे हम दिल्ली पैक्ट्स के नाम से जानते हैं, यानी कि दिल्ली समझौता भी इसको हम कहते हैं। तो दिल्ली समझौता जो हमारा हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। जब दूसरी बैठक में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था, तो उन्होंने भारत का जो झंडा था वो आपके इरविन स्टेडियम में फहराया था और इरविन जो थे भारत के 30 नंबर के वायसराय थे, यानी कि इनका नंबर जो वायसराय बनने में था वो 30वें नंबर के वायसराय थे। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था, इसे दिल्ली समझौता भी कहते थे। ये समझौता यहाँ पे गांधी जी और इरविन के मध्य हुआ था। तो जो लॉर्ड इरविन थे इनका जो टाइम पीरियड है, यानी कि 1926 से लेके 1931 तक ये भारत के वायसराय रहे और इनके समय में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन को भारत आया था, यानी कि साइमन कमीशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 नवंबर 1927 में स्थापना हुई थी साइमन कमीशन की। तो उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे, लेकिन भारत पूरी तरह से 3 फरवरी 1928 को आया था भारत, यानी कि बंबई आया था। तो भारतीयों ने इसका विरोध किया। विरोध करने का मुख्य कारण यह था कि इसमें किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया, यानी कि भारतीय सदस्यों को
भारतीय सदस्यों को शामिल नहीं किया गया था। तो भारतीयों ने इसका विरोध कर दिया था, यानी कि लॉर्ड इरविन के कहने पे किसी भी भारतीय सदस्य को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इसीलिए भारतीयों ने इसे जो कहा था वो श्वेत कमीशन कहा था, श्वेत कमीशन कहा था। तो आप ध्यान रखें कि साइमन कमीशन की जो स्थापना हुई थी वो 8 नवंबर 1927 को हुई थी। और हम बात करते हैं कि 3 फरवरी 1928 में क्या आया था, भारत आया था। भारत में कहां पर आया था, आपके बंबई में आया था। तो साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध इसलिए किया क्योंकि साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। इसे भारतीयों ने क्या कहा, श्वेत विद्रोह की संज्ञा दी। और इसके बाद में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसकी निम्नलिखित कई सारी शर्तें रखी गई थी। जैसे हम देख लेते हैं शर्तें क्या थी। तो कुछ शर्तों को इरविन ने रखा था, कुछ शर्तों को गांधी जी ने रखा था। यानी कि हिंसा के जो भी आरोपियों को छोड़कर, यानी कि हिंसा के जो आरोपी हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा, बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। यानी कि जो भी अहिंसा की पुजारी हैं उन सभी को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन जो हिंसा की पुजारी है उनको रिहा नहीं किया जाएगा। भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया गया। यानी कि 6 अप्रैल को नमक बनाने का कानून पूरी तरह से पारित हो चुका था। भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते थे हम। और आंदोलन के दौरान जब्त सामग्री जो ली गई थी उसको क्या कर दिया गया था, वापस कर दिया जाएगा। ये समझौते जो थे वो 1931 में गांधी इरविन समझौता के तहत समझौते में लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया था। यानी कि लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की बातों को स्वीकार कर लिया था। तो ये 4 स्टेप थे जो स्वीकार कर लिए गए थे। अगर हम बात करेंगे नमक आंदोलन, तो नमक आंदोलन आपके दांडी मार्च की यात्रा है जो 1930 में शुरू करी गई थी, जो नमक सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभिक चरण की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका दांडी मार्च होगा। नेक्स्ट स्टेप है कि कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार किया। जैसे सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देंगे, यानी कि जो भी हमारी दांडी मार्च की यात्रा चल रही थी उसको स्थगित करने का फैसला किया गया। यानी कि सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण जो था वो था आपका दांडी मार्च। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, यानी कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तो कांग्रेस में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो व्यक्ति थे वो आपके महात्मा गांधी, एम.के. गांधी और सरोजिनी नायडू थी, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी, तो समुद्र पार जाने वाले व्यक्ति बने महात्मा गांधी। और इससे पहले समुद्र पार जाने वाले पहले व्यक्ति राजा राममोहन राय थे, जो अकबर द्वितीय की पेंशन के संबंध में समुद्र पार जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। राजा राममोहन राय एक समाज सुधारक के रूप में कार्य किए थे, जो अकबर द्वितीय की पेंशन का समझौता करने के लिए ब्रिटिश यानी कि गए थे। तो समुद्र पार जाने वाले पहले व्यक्ति राजा राममोहन राय बने थे। तो गांधी जी जब गए थे तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगर गोलमेज सम्मेलन की हम बात कर ले तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 1931 और 1932। तीनों के समय जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश के वो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। इस तीनों जो सम्मेलन थे वो सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित किए गए थे, जिसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो व्यक्ति थे वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। यानी कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक कहते हैं, उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तीनों के तीनों सम्मेलन आयोजित हुए थे रैमजे यानी कि सेंट जेम्स पैलेस में। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया था, भाग लिया था। अगर हम बात करेंगे तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था और साथ में सरोजिनी नायडू में इसमें शामिल हो गई थी।
और उसके बाद में तीसरा जो हमारा पॉइंट है उसमें कहा गया कि कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्करण नहीं करेगी, यानी कि जो भी ब्रिटिश जो सामान हमारा जो है उसका बहिष्कार नहीं करेगी। और गांधी जी पुलिस की ज्यादा तरीकों की जांच की मांग को छोड़ देंगे, यानी कि पुलिस की मांगे हैं उसको छोड़ देंगे गांधी जी। तो ये हमारा गांधी इरबन समझौते से कुछ कथन संबंधित थे हमारे। यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ समानता के स्तर को समझौता किया था। यानी कि गांधी इरविन समझौता एक ऐसा समझौता था जो कांग्रेस की बातों की माने थे, यानी भारतीयों की बातों को भी रखा गया था और इंग्लैंड के यानी कि राजा यानी कि वायसराय की भी बातों को रखा गया था। तो ये समझौता हमारे लिए इसलिए क्या था, महत्वपूर्ण था। तो आज के लिए इतना ही, कल आपको फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, बाय।